Okay, good morning students. In this video, I will discuss with you the scientific techniques of Taylor. Earlier we have discussed the scientific principles of the Taylor. Okay, so scientific principles, you all know there are 4 scientific principles given by the F.W. Taylor, and the scientific techniques given by the Taylor are as follows. Okay, so we will discuss one by one. So the first technique, आफ्टर साइंस अलॉन्ग विद द साइंटिफिक प्रिंसिपल्स टेलर ने कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स डेवलप की हैं, बट उसने अपनी विल एंड विट से ये टेक्निक्स डेवलप नहीं की हैं. उसने ये टेक्निक्स को डेवलप किया है आफ्टर कंडक्टिंग वेरियस एक्सपेरिमेंट्स एट हिज ऑन वर्क प्लेस. अपनी वर्क प्लेस के ऊपर उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए. देन आफ्टर ही डेवलप्ड साइंटिफिक टेक्निक्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट टेक्निक इज फंक्शनल फोरमैनशिप. F.W. टेलर ने इस टेक्निक में क्या बोला है, वो कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 2 डिपार्टमेंट्स होने चाहिए, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट और एक प्रोडक्शन और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन को आप ऑपरेशनल डिपार्टमेंट भी कह सकते हो. वो कहता है कि देयर शुड बी ऑलवेज 2 डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. फर्स्ट इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड द सेकेंड इज प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. बिकॉज वो कहते हैं कि अगर आप वर्कर्स तो ऑलरेडी उनके पास बहुत ज़्यादा काम होता है, तो अगर आप उनको प्लानिंग में इन्वॉल्व करोगे तो उससे उनका काम और बर्डन बढ़ जाएगा, तो जिससे वो अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे. तो वर्कर्स को हमें प्लानिंग से फ्री रखना है ताकि वो अपने काम के ऊपर, प्रोडक्शन के ऊपर अच्छे से फोकस कर सके. और उसने बोला कि अगर हम हर ऑर्गेनाइजेशन में स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए. तो वो कह रहा है कि कुछ एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो वर्कर्स को गाइड कर सकते हो. अब वो कहता है कि एक एक्सपर्ट जो है इतने सारे वर्कर्स को गाइड नहीं कर सकता, ठीक है. तो हर मिनिमम, उसने बोला है मिनिमम 8 एक्सपर्ट्स या 8 फोरमैन शुड बी देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्ट्रक्ट, गाइड एंड सुपरवाइज द वर्कर्स. कि कम से कम 8 जो हैं वो फॉरमैन या कह लो एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो वर्कर्स को स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस दे सकें, गाइड कर सके, उनको सुपरवाइज कर सके. तो वो कहता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में अब ये जो 4 एक्सपर्ट्स हैं, 4 एक्सपर्ट्स जो है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट में होंगे, 4 एक्सपर्ट्स जो हैं वो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में होंगे. बिकॉज वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन एक पर्सन नहीं दे सकता, ठीक है. हर एक पर्सन जो है वो सभी कामों में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. तो 4 कम से कम एक डिपार्टमेंट में एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो वहाँ के वर्कर्स को गाइड, इंस्ट्रक्ट एंड सुपरवाइज करेंगे. तो एक ही जो एक्सपर्ट होगा वो एक ही काम के रिलेटेड इंस्ट्रक्शन देगा वर्कर को, तो उससे क्या हो जाएगी, स्पेशलाइजेशन आ जाएगी. अब जैसे आपने हेनरी फ्योल के डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ा था. डिवीजन ऑफ लेबर में क्या था, वर्क शुड बी डिवाइडेड अमंग द वर्कर्स अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. जब एक ही वो जॉब बार बार करेंगे तो स्पेशलाइजेशन आएगी. ये डिवीजन ऑफ लेबर की एक्सटेंशन है. इसको आप बोल सकते हैं 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है. विच टेक्निक ऑफ फ्योल इज द एक्सटेंशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर. तो डिवीजन ऑफ लेबर की एक्सटेंशन है. डिवीजन ऑफ लेबर में हम कहते हैं कि हर काम को आप बांट दो, ठीक है, ताकि बंदा एक काम करेगा तो वो बार बार रिपीटेडली वही जॉब करेगा, देन ही विल बिकम स्पेशलाइजेशन. सिमिलरली F.W. टेलर ने इस टेक्निक में ये कहा है कि कम से कम 8 एक्सपर्ट्स जो है होने चाहिए जो वर्कर्स को गाइड करते हों. 4 एक्सपर्ट्स जो है वो प्लानिंग में होने चाहिए, 4 जो है वो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में होने चाहिए जो वहाँ के वर्कर्स को गाइड, सुपरवाइज, इंस्ट्रक्शंस करेंगे, क्योंकि एक बंदा जो है सभी में एक्सपर्ट नहीं हो सकता. तो उसने बोला, तो पहले आप ये लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द F.W. टेलर देयर मस्ट बी 2 डिपार्टमेंट्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. वन इज प्लानिंग डिपार्टमेंट एंड अनदर इज प्रोडक्शन और ऑपरेशनल डिपार्टमेंट. And because he says that the worker should be free from the burden of planning, only then they can concentrate on their work. So he insists on that there should be minimum 8 experts in the organization, 4 in planning and 4 in operational. अब वो प्लानिंग में ये बच्चे जो 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाते हैं, ये व्हाट इज रूट क्लर्क, ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रूट क्लर्क. तो रूट क्लर्क का वो कहता है कि जो 8 फंक्शनल फोरमैनशिप बताए हैं इसने F.W. टेलर ने, तो वो कहता है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 होने चाहिए जिनका नाम क्या है, रूट क्लर्क. रूट क्लर्क का काम क्या है कि एक जॉब को करने का
स्टेप्स होते हैं उस सीक्वेंस को डिसाइड करना। रूट क्लर्क का काम क्या होगा, वर्कर्स को गाइड करना है कि अगर आपने कोई काम करना है तो उसका सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स क्या होगा, उसको काम करने का तरीका क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, तो ये वर्कर्स को उस रिगार्डिंग गाइड करेगा रूट क्लर्क। द अनदर वन इज इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शनल कार्ड क्लर्क का काम क्या है कि जॉब को करने के लिए इंस्ट्रक्शंस चाहिए होंगी, ठीक है, जो वर्कर्स को, अगर वर्कर काम कर रहे हैं तो स्टेप कौन बताएगा, रूट क्लर्क। इंस्ट्रक्शंस जो है, जो रिलेटेड टू वर्क इंस्ट्रक्शंस देना, उस वो किसका काम होगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क का। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि एक जॉब को स्टार्ट करने का, कंप्लीट करने का क्या टाइम है, और वो हर जॉब के लिए कॉस्ट शीट प्रिपेयर करेगा कि उसका कितना खर्चा पानी है, या कॉस्ट शीट बनाएगा उसके रिगार्डिंग, तो ये टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क करेगा। डिसिप्लिनेरियन क्या करेगा कि हर काम जो है वो सिस्टमेटिक और ऑर्डनरी वे में हो रहा है या नहीं हो रहा। अब एक बंदा तो ये सारे काम नहीं कर सकता, तो उसने कहा है कि प्लानिंग में 4 एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो गाइड करेंगे वर्कर्स को इन चीज़ों के रिलेटेड। रूट क्लर्क क्या कहेगा कि एक काम को करने के जो स्टेप्स हैं, सीक्वेंस क्या है वो बताएगा। इंस्ट्रक्शन वाला इंस्ट्रक्शन देगा, टाइम वाला टाइम डिसाइड करेगा कि एक जॉब को स्टार्ट और खत्म करने का क्या टाइम है, कॉस्ट शीट भी वही बनाएगा। डिसिप्लिन वाला ये देखेगा कि सारा काम जो अनुशासित ढंग से, सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा। द नेक्स्ट इज ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में जो प्रोडक्शन के रिलेटेड है, ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में एक गैंग बॉस होगा। गैंग बॉस क्या करेगा, वो सारे एक जॉब को करने के लिए जो रिसोर्सेज हमें चाहिए, जो मशीनरी, जो टूल, कुछ भी चाहिए एक जॉब को परफॉर्म करने के लिए, वो सारा अरेंज ये करेगा गैंग बॉस। स्पीड बॉस का क्या काम है, उसने ये देखना है कि जॉब जो है वो टाइमली कंप्लीट हो जाए, मतलब सही टाइम के ऊपर कंप्लीट हो जाए जॉब। रिपेयर बॉस का काम क्या है कि मशीन है, टूल्स हैं, वो वर्किंग कंडीशंस में है या नहीं है, ठीक है। इंस्पेक्टर का काम क्या है, उसने ये देखना है कि क्वालिटी वगैरह जो है वो आउटपुट की कैसी आ रही है। तो ये जो 4 एक्सपर्ट्स हैं, गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर, दे विल डू द वर्क इन द ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। तो ये 4 बॉस जो है वो ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए वर्कर्स को गाइड करेंगे, ठीक है। तो हर जो बॉस है वो इंस्ट्रक्शंस देगा हर वर्कर को, ताकि काम जो है अच्छे से हो जाए। सो आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हो कि फैक्ट्री मैनेजर है, उसके अंदर प्लानिंग इंचार्ज है, प्रोडक्शन इंचार्ज होगा, ठीक है। प्लानिंग के अंदर 4 एक्सपर्ट्स हैं, रूट क्लर्क, ठीक है, इंस्ट्रक्शन कार्ड, टाइम एंड कॉस्ट, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो दिस टेक्निक इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे, और 1 मार्क में भी इसका क्वेश्चन आ सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर की कौन सी टेक्निक है टेलर की जो एक्सटेंशन है, तो दैट इज फंक्शनल फोरमैनशिप। और इसमें जो रूट क्लर्क है, इंस्ट्रक्शन कार्ड, लाइन, टाइम, जिसमें ये 1 मार्क्स में भी आ जाते हैं कि हु इज गैंग बॉस, व्हाट इज हिज फंक्शन, तो आपको ये पता होना चाहिए। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई विल रिपीट इट अगेन फॉर यू कि फंक्शनल फोरमैनशिप में आप लिखोगे कि देयर आर 2 डिपार्टमेंट्स, प्लानिंग एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फ्यूल क्या टेलर क्या कह रहा है कि जो वर्कर है उनको प्लानिंग से दूर रखना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए कि अपने सिर्फ काम पे कंसंट्रेट करें। तो उसके लिए कम से कम 8 एक्सपर्ट्स होने चाहिए, 4 प्लानिंग में, 4 ऑपरेशनल में, क्योंकि एक बंदा जो है वो सभी काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। तो प्लानिंग के अंदर 4 बताए हैं, रूट क्लर्क, फिर आप उसका फंक्शन जो भी है जो वो कर रहा है वो लिखोगे, फिर ऐसे ऑपरेशनल का, और उसके अंदर 4 ही को डिस्क्राइब कर दोगे। ओके, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेक्निक। So बच्चे, the next technique is standardization and simplification of work. Okay, so standardization का मतलब क्या है? स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है कि अगर स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखना, ओके, तो अगर आप चाहते हो कि जो आपका आउटपुट है वो स्टैंडर्ड आउटपुट हो, मीन्स उसमें जैसे अपन कहते हैं ना, एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि इसी टाइप का, इसी क्वालिटी का हमने माल बनाना है, ये हमारा स्टैंडर्ड है,
ठीक है। तो ऐसे ही अगर आप कहते हो कि अगर आप चाहते हो कि आपका आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड का बने, तो स्टैंडर्ड क्वालिटी का बने, तो आपको उसके लिए जो इनपुट मटेरियल है वो भी स्टैंडर्ड लेने होंगे। तो यानी कि इनपुट में जो आप एक माल को मैन्युफैक्चर, एक पीस को बनाने में जो कुछ भी यूज़ कर रहे हो, टूल्स है, इक्विपमेंट है, मशीन है, तो सब में ही आपको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब किसी कहीं पे भी आप इनपुट में कोई घटिया क्वालिटी का कोई माल नहीं ले सकते हो। अगर आप आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का चाहते हो, तो आपको इनपुट से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए। जो भी मशीन है, टूल्स है, इक्विपमेंट है, वो स्टैंडर्ड उसमें मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपका आउटपुट जो है वो क्वालिटी वाला आएगा। अब वो कहता है स्टैंडर्डाइजेशन डज नॉट मीन ओनली क्वालिटी स्टैंडर्ड बट इट ऑल्सो रेफर्स टू सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स फॉर साइज, टाइप, वेट्स, मेजर्स, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। क्वालिटी के लिए तो आप रखते ही हो कि क्या स्टैंडर्ड है, तो आपका साइज में, टाइप में, वेट में, मेजर में भी स्टैंडर्ड होना चाहिए। ओके, सो अकॉर्डिंग टू द टेलर साइंटिफिक मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन मस्ट बी सिलेक्टेड टू डेवलप स्टैंडर्ड। अब वो कह रहे हैं स्टैंडर्ड को भी सेटअप करने के लिए आपको कुछ साइंटिफिक टेक्निक्स ही फॉलो करनी चाहिए। साइंटिफिक टेक्निक से ही आपको स्टैंडर्ड जो है वो डिसाइड करना चाहिए। ठीक है, टू सेटअप स्टैंडर्ड द मैनेजर मस्ट मेक यूज ऑफ वर्क स्टडी टेक्निक विच इंक्लूड्स टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड फटीग स्टडी। दीज स्टडीज विल बी डिस्कस्ड लेटर ऑन। जस्ट आपने ये लिखना है कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल ओनली इफ स्टैंडर्ड इज मेंटेन्ड राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट एंड मशीन टू यूज। ओके, तो अगर आप चाहते हो कि आउटपुट में स्टैंडर्डाइजेशन हो, तो आपको स्टैंडर्ड जो है वो हर एक स्टेप में मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपकी आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड वाली होगी। तो स्टैंडर्ड सिर्फ क्वालिटी का नहीं होना चाहिए, साइज, टाइप, वेट एंड मेजर सबका होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट टेक्निक है बच्चे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है कि अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा, सपोज करो आपकी कॉफ़ी वाली ऑर्गेनाइजेशन है, तो आपने बहुत सारा वेराइटीज़ ऑफ कॉफ़ीज़ रखी हुई हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लेवर के रखे हुए हैं कॉफ़ी के, बट सम फ्लेवर्स के कोई कस्टमर ही नहीं है, तो आपको ऐसी वेराइटीज़ जो अननेसेसरी हैं वो आपको एलिमिनेट कर देनी चाहिए। जो अननेसेसरी वेराइटीज़ हैं दीज शुड बी एलिमिनेटेड। ओके, उनको आपको यूज़ नहीं करना है। अब आप ज़्यादा वेराइटीज़ रखोगे तो ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लगेगी, ज़्यादा मशीनरी चाहिए होगी, ज़्यादा माल चाहिए होगा, ठीक है, ज़्यादा लेबर चाहिए होगी। तो जब आपको ऐसी अननेसेसरी वेराइटीज़ आप एलिमिनेट कर दोगे जिनकी कोई डिमांड ही नहीं है, तो आपका क्या होगा, इकॉनमी आ जाएगी, लेबर में भी, इन्वेंट्री में भी, मशीन में भी। तो इससे आपकी क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी, कॉस्ट भी कम होगी। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है कि आपको काम सिंप्लीफाई रखना चाहिए, ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ हैं तो अननेसेसरी जो हैं उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए, ताकि आप इकॉनमी हासिल कर सको, मतलब बचत हो सके आपको कॉस्ट में भी, ठीक है, लेबर में भी, मशीनरी में भी। तो इससे आपकी वर्क की एफिशिएंसी भी इम्प्रूव होगी। इसमें बच्चे केस स्टडी आई थी यही कॉफ़ी वाली जो मैंने आपको बताई है। तो मोस्टली जो टेक्निक्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं इनकी केस स्टडीज़ अब ज़्यादा आने लगी हैं, ठीक है। तो केस स्टडी में आपको हिंट दिया होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई विच टेक्निक ऑफ टेलर इज मैंशन इन द केस स्टडी। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट है बच्चे वर्क स्टडी। वर्क स्टडी क्या कहते हैं, इसका मतलब क्या है वर्क स्टडी में कि हमें प्रोडक्शन जो है वो मैक्सिमम चाहिए, ठीक है, प्रोडक्शन क्या चाहिए, मैक्सिमम चाहिए एट मिनिमम कॉस्ट पे। इसका वर्क स्टडी क्या कहती है कि ये इंश्योर करती है कि आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो, ओके, और कॉस्ट क्या हो, मिनिमम कॉस्ट पे हो, और आप जो है हर फैक्टर से बेस्ट कंट्रीब्यूट करवाओ। तो वर्क स्टडी के अंदर ही बहुत सारी स्टडीज़ आ जाती हैं। ये वर्क स्टडी क्या कहती है, काम इस ढंग से करवाओ कि आपकी प्रोडक्शन जो है मैक्सिमम हो, मिनिमम कॉस्ट पे हो, रिसोर्सेज आप अच्छे ढंग से यूटिलाइज करते हो, ठीक है। तो वर्क स्टडी ये कहती है। वर्क स्टडी में जो फर्स्ट स्टडी आप पढ़ोगे वो क्या है, फैटीग स्टडी। अब बच्चे ये फैटीग स्टडी, फैटीग का मतलब आपको पता है थकान, ठीक है, जिसको आप बोलते हो टायर्डनेस, ठीक है। तो ये टेक्निक क्या कहती है, आपको ये फाइंड करना है कि द मेन दिस टेक्निक इज कंडक्टेड टू फाइंड आउट
ये टेक्निक क्यों, ये स्टडी क्यों करी गई, ये इसलिए करी गई ताकि आप ये फाइंड आउट कर सको कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल क्या है, ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल क्या है, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल क्या है। मतलब अगर आप एक जॉब, ठीक है, आप एक जॉब कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा, मतलब एक पर्सन अगर इफ़ अ पर्सन इज़ डूइंग जॉब तो नेचुरली उसको टायर्डनेस होगी, वो थकेगा, उसका एफिशिएंसी लेवल डाउन होगा, उसको ब्रेक चाहिए होगी ताकि वो रिफ़्रेश हो सके और दोबारा काम पे जा सके। ठीक है, तो फटीग स्टडी इसलिए कंडक्ट की गई है ये देखने के लिए कि फ्रीक्वेंसी, रेस्ट इंटरवल्स चाहिए आपको। अगर आप थक गए तो आपको क्या चाहिए, रेस्ट चाहिए। ठीक है, जिसको आप बोल सकते हो कि आपको ब्रेक चाहिए। ठीक है, अब ब्रेक चाहिए, फिर उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, ओके, उसकी ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स, मतलब कि आपको कितनी देर का ब्रेक चाहिए, कितनी बार चाहिए। फ्रीक्वेंसी एंड नंबर और इज ऑलमोस्ट सेम बट यू हैव टू राइट डिफरेंटली। ठीक है, तो कितनी बार दिन में ब्रेक चाहिए, कितनी ड्यूरेशन की ब्रेक चाहिए। तो अब वो टेलर, FW टेलर कहता है कि फटीग, हम कहते हैं कि ब्रेक का टाइम उसने अपनी विल एंड विश से नहीं डिसाइड किया, उसने इसके ऊपर एक स्टडी करी। उसने एक वर्कर को ऑब्जर्व किया, ठीक है, जो एक काम कर रहा था, उसने उस वर्कर को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि वो वर्कर जो है वो काम कर रहा है, वो उसने टाइम नोट डाउन किया कब वर्कर ने, मतलब कब वर्कर जो है वो थकना शुरू हो गया, कब उसका एफिशिएंसी लेवल जो है डाउन होना शुरू हो गया। उसने वो टाइम नोट करना शुरू किया, तब उसने उसको ब्रेक दे दी। फिर उसने ये डिसाइड किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल देख लिया। अब उसने ड्यूरिंग ब्रेक ये देखा कि एक पर्सन कितने देर बाद रिफ्रेश होता है कि वो फिर से काम कर सके, तो टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल, ड्यूरेशन का उसने टाइम डिसाइड किया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, कितनी बार उसको ब्रेक देनी है, कितने टाइम की ब्रेक देनी है, ये FW टेलर ने इसके ऊपर स्टडी करी है। एक वर्कर को उसने ऑब्जर्व किया, उसने उसको देखा कि कितनी देर बाद वो थक रहा है और कितनी टाइम की उसको ब्रेक चाहिए। तो इसके लिए उसने फटीग स्टडी कंडक्ट करी। ठीक है, सो द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम फॉर रेस्ट इंटरवल इज फिक्स्ड बाय ऑब्जर्विंग वर्कर्स। ओके, सो इट विल बी मोर साइंटिफिक कि अगर हमने ये डिसाइड करना, अगर अब स्कूल में आपकी ब्रेक हो रही है, ठीक है, तो अब हम अपनी, अगर 6 घंटे का स्कूल लग रहा है, हम अपनी मर्जी से स्टार्टिंग में ब्रेक दे रहे हैं और बिल्कुल एक एंड में ब्रेक दे रहे हैं और वो भी 5 मिनट्स की दे रहे हैं, तो बच्चे रिफ्रेश हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसके ऊपर भी स्टडी हुई है, हर स्कूल अपनी मर्जी से ऐसे ब्रेक नहीं देता है। हम देखते हैं कि कितनी देर बाद बच्चों की एनर्जी जो है डाउन होनी शुरू हो रही है और कितने मिनट्स की उनको ब्रेक चाहिए। तो फटीग स्टडी क्या कहता है कि जो हमने वर्कर्स को ड्यूरिंग द जॉब ब्रेक देनी है, रेस्ट इंटरवल देना है, तो कितनी बार का देना है और कितनी ड्यूरेशन का देना है, उसके ऊपर फटीग स्टडी कंडक्ट की गई है। तो फटीग स्टडी से हमें साइंटिफिकली तरीके से डिसाइड करना है कि हाउ द फ्रीक्वेंसी एंड द नंबर एंड द ड्यूरेशन ऑफ रेस्ट इंटरवल। मूव ऑन टू द नेक्स्ट जो है बच्चे वो आपकी है मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी क्या कहती है कि एक काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। ठीक है, तो हर मैनेजर जो है ऑर्गेनाइजेशन में वो मेथड जो चूज़ करेगा वो अपनी मर्जी से चूज़ नहीं करेगा, उसके लिए उसको एक मेथड स्टडी कंडक्ट करनी पड़ेगी, जिसमें एक चीज़ को करने के जितने भी पॉसिबल मेथड्स हैं उन सभी को वो ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई करेगा। सबके ऊपर देखेगा कि इस मेथड के अंदर मेरी कितनी लागत लगी है, कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज हुए हैं, दूसरे मेथड अगर मैं अपनाऊंगा तो उसमें कितनी कॉस्ट लगी है, कितने बेनिफिट्स हो रहे हैं मुझे, कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं। तो जौन सा मेथड उसकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्शन को बढ़ाएगा, कॉस्ट को कम करेगा, रिसोर्सेज अच्छे ढंग से यूटिलाइज होंगे, वो मेथड यू शुड अडॉप्ट। तो मेथड स्टडी में भी साइंटिफिकली तरीके से यू हैव टू डिसाइड विच मेथड to choose. The manager should choose that method which brings maximum production at minimum cost and where there is a maximum use of resources in the organization. Method of production should not be decided by rule of thumb. By rule of thumb का मतलब क्या होता है कि उसे अपनी मर्जी से कुछ डिसाइड नहीं करना चाहिए, उससे सभी मेथड्स को
यूज़ करना चाहिए, फिर उनको कंपेयर करना चाहिए, उनकी कॉस्ट देखनी चाहिए, उनके बेनिफिट्स देखने चाहिए, ठीक है, कंपैरिजन करना चाहिए कि किस मेथड में कितने रिसोर्सेज यूटिलाइज हो रहे हैं, कितनी कॉस्ट लग रही है, कितनी प्रोडक्शन आ रही है, कितने बेनिफिट्स मिल रहे हैं, फिर जो मैक्सिमम प्रोडक्शन दे रहा है मिनिमम कॉस्ट के ऊपर और जिससे आपके रिसोर्सेज बहुत अच्छे यूटिलाइज हो रहे हैं, दैट मेथड यू विल सिलेक्ट। सपोज करो इसमें आप शूज़ बना रहे हो, अब शूज़ बनाने के दो तरीके हैं, आप लेबर भी यूज़ कर सकते हो, लेबर इंटेंसिव मेथड, और मशीनरी इंटेंसिव, मशीन से भी बना सकते हो। तो मैनेजर अपनी मर्जी से नहीं डिसाइड करेगा जी मैं लेबर लगा के शूज़ बनाता हूँ, नो, वो पहले एक बार ही देखेगा कि अगर मैं लेबर से लगा रहा हूँ तो वहाँ मेरी कॉस्ट, प्रोडक्शन, बेनिफिट्स क्या हो रहे हैं, अगर मैं मशीन से लगा रहा हूँ तो मेरी कॉस्ट, बेनिफिट, रिसोर्सेज कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं। तो जो मेथड उसको ज़्यादा फ़ायदा देगा, जिसमें उसकी लागत कम लगेगी, रिसोर्सेज अच्छे ढंग से यूटिलाइज होंगे, जो रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन के पास हैं उससे जो पॉसिबल हो सकता है, दैट मेथड ही विल चूज। सो दिस इज द मेथड स्टडी। सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट। सो नेक्स्ट स्टडी है बच्चे आपकी टाइम स्टडी। टाइम स्टडी क्या कहती है बच्चे कि टाइम स्टडी भी एक जॉब को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम को डिसाइड करना जो है वो मैनेजर अपनी मर्जी से नहीं कर सकता है, इसके लिए भी उसको एक टाइम स्टडी कंडक्ट करनी पड़ेगी। टाइम स्टडी क्या होता है कि साइंटिफिकली तरीके से टू डिसाइड स्टैंडर्ड टाइम फॉर कंप्लीटिंग अ जॉब, एक जॉब को साइंटिफिकली तरीके से, एक जॉब को खत्म करने के लिए आप साइंटिफिकली तरीके से डिसाइड करते हो स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। इसमें भी वो क्या कहते हैं कि आप एक एवरेज वर्कर को देखोगे जब वो काम कर रहा है, अपने हाथ में स्टॉप वॉच रखोगे तो एक वर्कर को है कितना टाइम लग रहा है जॉब को ख़त्म करने के लिए, वो आप नोट डाउन करोगे। आप सेम प्रोसीजर जो है वो 100 टाइम्स ऑब्जर्व करोगे, तब आप जाके एक एवरेज टाइम निकालते हो कि हाँ इस जॉब को करने का, ख़त्म करने का इतना टाइम लगेगा, ओके। सो तो ऐसे ही आप अपनी मर्जी से स्टैंडर्ड टाइम नहीं डिसाइड कर लेते हो, आप क्या करोगे, वर्कर को ऑब्जर्व करोगे, 100 टाइम्स उसको ऑब्जर्व करोगे कि एक जॉब को सपोज करो पहले उसने 1 घंटा लिया, फिर 1.5 घंटा लिया, फिर 2 घंटे लिए, फिर कभी 1 घंटा ले लिया, 45 मिनट ले लिए, फिर 3 घंटे ले लिए, फिर उसने 3 घंटे लिए, फिर उसने 3 घंटे लिए, या फिर उसने 45 मिनट्स लिए। तो मतलब आप जो मैक्सिमम टाइम ले रहा है वो कवर करने में एक जॉब को, तो वो टाइम आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज आप 100 टाइम्स से ये ऑब्जर्वेशन लोगे तो आप एवरेज टाइम निकाल लोगे, ओके। तो फिर आप क्या करोगे, स्टैंडर्ड टाइम आपने डिसाइड कर लिया कि एक जॉब को परफॉर्म करने का क्या है, फिर आप क्या है टारगेट्स फिक्स करोगे, स्टैंडर्ड टारगेट्स, कि एक जॉब को ख़त्म करने का सपोज करो 3 घंटे लगते हैं, तो 3 घंटे में वो कितने पीसीस बनाएगा, आपने टारगेट डिसाइड करना है, ठीक है। फिर आप ये देखोगे कि जो वर्कर ने 3 घंटे में स्टैंडर्ड टारगेट को अचीव कर लिया, सपोज करो 10 पीस को अचीव कर लिया, देन दैट इज द एवरेज वर्कर। वो क्या कहलाएगा, जिसने 10 यूनिट 3 घंटे पे बना लिए वो एवरेज वर्कर कहलाएगा। जिसने स्टैंडर्ड टाइम से 10 यूनिट बना दिए 2.5 घंटे में, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, एफिशिएंट वर्कर कहेगा, क्योंकि उसने कम टाइम लिया, ठीक है। जिसने 10 यूनिट बनाए 3.5 घंटे में स्टैंडर्ड टाइम से, वो मतलब स्टैंडर्ड टाइम 3 घंटे का था, वो 3 घंटे में वो काम कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो वर्कर क्या कहलाएगा, इनएफिशिएंट वर्कर, ओके। सो टाइम स्टडी क्या है कि एक जॉब को कंप्लीट करने का जो टाइम है वो आप अपनी विल एंड विश से नहीं डिसाइड करोगे, इसके लिए आप टाइम स्टडी कंडक्ट करोगे, आप साइंटिफिकली तरीके से स्टैंडर्ड टाइम जो है डिसाइड करोगे। तो इसके लिए आप एक ऑब्जर्वर को ऑब्जर्व करोगे स्टॉप वॉच हाथ में रख के कि वो एक जॉब को खत्म करने के लिए कितना टाइम ले रहा है, 100 टाइम्स ये आप रिपीट करोगे तो आप एवरेज टाइम निकाल लोगे, तो ये एवरेज टाइम आपका क्या बन जाएगा, स्टैंडर्ड टाइम। फिर आप स्टैंडर्ड टारगेट्स वर्कर्स के लिए फिक्स रखोगे, तो जिसने तो उसी लिमिटेड टाइम में वो टारगेट अचीव कर लिया, देन ही विल बी कॉल्ड एवरेज वर्कर। अगर स्टैंडर्ड टाइम से किसी ने कम टाइम लिया है तो एफिशिएंट वर्कर है, किसी ने स्टैंडर्ड टाइम पे वो काम कंप्लीट नहीं किया, स्टैंडर्ड टाइम से ज़्यादा टाइम लिया, देन ही विल बी द इनएफिशिएंट वर्कर। सो टाइम स्टडी ये डिसाइड करती है कि एक जॉब को खत्म करने का क्या टाइम है।
So move on to the next study is motion study. बच्चे अब मोशन स्टडी क्या कहती है आपकी? मोशन स्टडी क्या कंडक्ट करती है कि ये क्या कहती है कि अब एक पर्सन जो है जब वो जॉब कर रहा है तो वो बहुत सारे मूवमेंट्स करता है, ठीक है, तो उसकी कौन सी मूवमेंट्स प्रोडक्टिव हैं, कौन सी अनप्रोडक्टिव है, ठीक है, तो और जो अनप्रोडक्टिव वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं दैट शुड बी एलिमिनेटेड. तो मोशन स्टडी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू डिटर्मिन द मूवमेंट्स ऑफ वर्कर्स व्हेन दे आर परफॉर्मिंग द जॉब. जब वो जॉब कर रहे हैं तब उनके आप मूवमेंट्स को देखो. टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोडक्टिव एंड अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स. फिर आप डिफ्रेंशिएट करो कि कौन सी मूवमेंट उसकी प्रोडक्टिव मतलब जरूरी थी, अनप्रोडक्टिव मतलब नॉट रिक्वायर्ड थी. फॉर कटिंग डाउन अनप्रोडक्टिव एंड वेस्टफुल मूवमेंट्स, की वेस्टफुल मूवमेंट्स को आप फिर कम करो. फिर आप क्या है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम करने के लिए सही जगह पर सही चीजें, सूटेबल इक्विपमेंट्स और टूल्स को डिजाइन करो. अब वो कह रहे हैं कि ये जो मूवमेंट, कौन सी मूवमेंट्स वेस्टफुल हैं, कौन सी अनप्रोडक्टिव हैं, कौन सी प्रोडक्टिव है, ये मैनेजर अपनी विल एंड विश से डिसाइड नहीं कर सकता. इसके लिए आपको मोशन स्टडी कंडक्ट करनी पड़ेगी. तो मोशन स्टडी में क्या होगा, आप एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करोगे जो काम कर रहा है, जितनी वो मूवमेंट्स कर रहा है वो सारी नोट डाउन करोगे. कितनी बार वो अपनी जगह से उठ रहा है, कितनी बार वो किसी चीज को लेने के लिए झुक रहा है, तो ये 100 टाइम्स जो है वो डिफरेंट वर्कर्स के साथ आप रिपीट करोगे. फिर आप सभी की सभी मूवमेंट्स को नोट डाउन करोगे, फिर उनको लिखोगे कि कौन सी प्रोडक्टिव थी, कौन सी अनप्रोडक्टिव थी. फिर मैनेजर जो है वो स्ट्रेटेजी बनाएगा कि अनप्रोडक्टिव वेस्टफुल मूवमेंट्स कम हों, ठीक है. तो इसका एक आप एग्जांपल लिखोगे कि जब आपने एक एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व किया, ठीक है, सपोज करो कि सिलाई मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है, तो एक एवरेज वर्कर को आपने ऑब्जर्व किया तो उसको कोई टूल की ज़रूरत थी जो उसके टेबल के ऊपर, स्विंग मशीन वाले टेबल पे नहीं था, तो उसको बार बार बेंड होके वो चीज़ लेनी पड़ रही थी. तो टूल बॉक्स से वो बार बार टूल उठाना पड़ रहा था अंडर हिज टेबल. तो अब इसमें बार बार वो जब बेंड हो रहा है, टूल बॉक्स में से टूल ले रहा है, तो दैट इज प्रोडक्टिव मूवमेंट और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट बिकॉज इसको आप अवॉइड कर सकते हो. स्टूल, कोई ऐसा स्टूल उसके टेबल के लेवल पर रख के जहाँ पे वो टूल बॉक्स रख सकते हो, तो उसको बेंड नहीं बार बार होना पड़ेगा, अपनी एनर्जी जो है वेस्ट नहीं करनी पड़ेगी. तो उसकी एनर्जी जो है उसकी प्रोडक्शन को, एफिशिएंसी लेवल को इम्प्रूव करने पे लगा सकते हो. तो मोशन स्टडी किसके रिलेटेड है? मूवमेंट्स. आप ये देखते हो कि एक वर्कर जब काम कर रहा है तो कितनी मूवमेंट्स कर रहा है, तो फिर आप उसको डिफ्रेंशिएट करोगे, प्रोडक्टिव मूवमेंट्स कौन सी है, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कौन सी है. फिर आप अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को कम करोगे, आप स्ट्रैटेजी बनाओगे कि अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स कम हो. फिर आप लिखोगे कि आप एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करोगे जी, ऑब्जर्व करेंगे तो कितनी मूवमेंट्स कर रहा है वो सारी नोट डाउन करोगे, 100 टाइम्स रीड करोगे डिफरेंट वर्कर्स पे. फिर आप क्लासीफाई करोगे, अनप्रोडक्टिव को कम करोगे. फिर आप नीचे एक एग्जाम्पल लिख सकते हो ये वाली, ठीक है जी. So this is the motion study. So move on to the next is your differential piece wage system. This is also very important. Next technique is differential piece wage system. ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ जाता है. Which technique of Taylor is the best motivator for the workers? तो आप ये लिखोगे differential piece wage system. अब differential piece wage system क्या कहता है कि जो डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस हैं वो एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को देने चाहिए, ठीक है. अब इसको पहले हम एक एग्जांपल से समझते हैं. मतलब आप लिखोगे कि डिफरेंशियल वेज सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए टेलर ने सजेस्ट किया है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में स्टैंडर्ड रेट होना चाहिए स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए, ठीक है. स्टैंडर्ड टारगेट अगर आप अचीव कर रहे हो तो उसके लिए स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेजेस जो है फिक्स होना चाहिए. कोई पर्सन अगर उस टारगेट से ऊपर अचीव कर रहा है तो उसको हायर रेट ऑफ वेजेस मिलने चाहिए. अगर उस आउटपुट से वो कम आउटपुट बना रहा है तो रेट कम होना चाहिए. अब आप ये इसको एग्जांपल से समझो. सपोज स्टैंडर्ड टारगेट जो है वो वर्कर्स का क्या है, 10 यूनिट्स उन्होंने एक दिन में बनाने हैं, ओके. तो स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेज क्या है, या यू कैन से स्टैंडर्ड वेजेस उसको कितने मिल रहे हैं, ₹50. तो वो क्या कह रहे हैं कि अगर ऑन एन एवरेज आप 10 यूनिट बना रहे हो, स्टैंडर्ड टारगेट कितना है, 10 यूनिट, ठीक है. स्टैंडर्ड टारगेट कितना है, 10 यूनिट, और स्टैंडर्ड वेज रेट कितना है, ₹50. अगर ऑन एन एवरेज एक वर्कर 10 यूनिट्स बना रहा है तो उसको कितना रुपीस मिलेंगे, ₹50 मिलेंगे, ठीक है.
तो अगर कोई जो है वो 12 यूनिट्स बना रहा है तो उसका स्टैंडर्ड वेज रेट जो है वो 50 रुपये नहीं होगा, उसका स्टैंडर्ड वेज रेट जो है वो 60 रुपीज़ होगा। ओके, अगर जो स्टैंडर्ड टारगेट से कम अचीव कर रहा है, कोई जो है वो 8 यूनिट्स बना पा रहा है, वो 8 यूनिट्स बना रहा है तो उसका हम वेज रेट कितना रखेंगे 40। तो ये क्या कहता है, डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है कि आप जो है वो स्टैंडर्ड टारगेट रखोगे और स्टैंडर्ड वेज रेट रखोगे। जो पर्सन उसी 10 यूनिट्स बना रहा है तो उसको 50 का ही फिक्स्ड रेट जो दोगे। अगर कोई इससे ऊपर जाकर टारगेट अचीव कर रहा है तो उसको 50 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, उसको 60 पर हिसाब मिलेगा, पर यूनिट के हिसाब से मिलेगा। अगर कोई टारगेट के बिलो जाके 8 यूनिट बना रहा है तो उसको 40 रुपये मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, उसने कहा है कि डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस पे करने चाहिए डिफरेंट एफिशिएंट और इनएफिशिएंट वर्कर को। अब ये जो वर्कर होगा वो क्या होगा, एफिशिएंट होगा, ये एवरेज होगा, ये इनएफिशिएंट होगा। तो डिफरेंशियल पीस वेज आपको देना पड़ेगा एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को। तो जब हम एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को एक्स्ट्रा वेजेस देंगे ये तो मोटिवेट होगा ही, क्योंकि कहेगा कि अगर मैं ज़्यादा काम करूँगा तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वो मोटिवेट रहेगा। जो इनएफिशिएंट है उनको भी मोटिवेशन मिलेगी कि अगर हम ज़्यादा काम करेंगे, हमने 8 यूनिट्स बनाया, कल को हम ज़्यादा यूनिट्स बनाएंगे तो हमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, तो when payment is given according to the number of units produced, automatically the production will be maximized। तो आप यहाँ पे यही लिखोगे कि डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब क्या है कि डिफरेंट वेज रेट जो है वो आपको पे करना है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है कि डिफरेंट रेट ऑफ वेजेस आपको पे करना है एफिशिएंट और इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज को। तो आप एक स्टैंडर्ड आउटपुट जो है रखोगे, तो जिसने उस स्टैंडर्ड आउटपुट को अचीव किया तो उसे स्टैंडर्ड टारगेट का वेज रेट दोगे। जिसने ज़्यादा वो बनाए हैं, जिसने ज़्यादा यूनिट्स बनाए हैं उनको ज़्यादा स्टैंडर्ड रेट मिलेगा, जिसने कम बनाए हैं उसको कम रेट मिलेगा। तो इससे एफिशिएंट और इनएफिशिएंट दोनों मोटिवेटेड रहेंगे। तो द लास्ट वन इज मेंटल रेवोल्यूशन। ये आपने कहीं पहले पढ़ा होगा, याद करो, रिकॉल करो। जिन्होंने मेरे पहले लेक्चर सुना होगा तो मेंटल रेवोल्यूशन वह मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ है साइंटिफिक प्रिंसिपल हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड में। मेंटल रेवोल्यूशन क्या कहते हैं कि जो दो ग्रुप्स हैं वर्कर्स और मैनेजमेंट, उनको आपस में अपना जो मेंटल एटीट्यूड है वो चेंज करना चाहिए, अपनी जो नज़रिया है आउटलुक है वो चेंज करना चाहिए, कोऑपरेशन होनी चाहिए, कोई प्रिजुडाइज मतलब भेदभाव की भावना नहीं होनी चाहिए। जनरली हर ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट जो है वो वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। वर्कर सोचते हैं कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, कि हमसे काम ज़्यादा कराया जा रहा है, हमें काम पैसे कम दिए जा रहे हैं। मैनेजमेंट क्या सोचती है कि वर्कर्स जो हैं वो सिर्फ काम ध्यान से नहीं करते, ठीक है, स्लो पॉलिसी अपनाते हैं, बुड़बुड़ करते रहते हैं। तो दोनों एक दूसरे को सस्पेक्ट करते हैं, शक की नज़र से देखते हैं। तो इस टेक्निक में टेलर ने क्या है कि हमें जो दोनों का एटीट्यूड है एक दूसरे को देखने का वो चेंज करना चाहिए। तो ही रेफर टू चेंज एज अ रेवोल्यूशन ऑफ माइंड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग एंड फीलिंग ऑफ कोऑपरेशन फॉर ईच अदर। चेंज मेंटल रेवोल्यूशन मतलब उसने ये इंसिस्ट किया कि चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ वर्कर एंड मैनेजमेंट। वर्कर और मैनेजमेंट का जो एटीट्यूड है आपस में, जो एक दूसरे को देखने का नज़रिया है वो क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। ठीक है बच्चे, सो दिस इज़ अ लास्ट टेक्निक। ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट वही 14 प्रिंसिपल हेनरी फ्योल के, 4 प्रिंसिपल्स एंड साइंटिफिक टेलर के, और देर आर यू कैन से वर्क स्टडी में बहुत सारी स्टडीज आ जाती हैं। तो अगर हम उनको सेपरेट माने तो देर आर 9 टेक्निक्स ऑफ FW टेलर। सो ऑल दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये केस स्टडीज में आ जाती हैं, यू हैव टू आइडेंटिफाई। तो अगर आपने अच्छे से किया हुआ तो आप समझ पाओगे। बाकी बुक देयर आर एडवांटेजेस ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स, यू कैन जस्ट रीड आउट दैट आर नॉट टू मच इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू नाउ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।